जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है, और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है, ये बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा, और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एब्सेंटी, शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि पहले होते थे, अभी तक भारत में 10 से ज्यादा बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत यह होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्यूरिफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है, और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया, एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया, और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहां पर आए होंगे, तो जब वो यहां रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहां भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं, जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से, दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन एबी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक हैं कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं, और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो भी वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता पिता का नाम ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर सकते हैं। तो ये रही एसआईआर की आवश्यकता। एसआईआर में डोर टू डोर जाना पड़ता है। बूथ लेवल ऑफिसर हमारे बिहार के लगभग 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घर घर जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को ये इन्यूमरेशन फॉर्म दिया। जो लोग मृत पाए गए
या जो लोग घर पे नहीं थे, जिन्होंने पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह एन्यूमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशीज। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है, उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। কেউ চলে ডালে ডালে, কেউ চলে পাতায়। আজকে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে ইসিআই মানে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সেটাই প্রমাণ করে দিল। তার সাথে যে যারা তাদের নিরপেক্ষতা, তাদের ডিউটি, তাদের কর্তব্যপরায়ণতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলছিল, আজ তাদের গালেও এমন যে হাসি মুখে থাপ্পড় মারা যায় সাংবাদিক বৈঠকে, সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল। নমস্কার বন্ধুরা, আমি রাজকুমার আপনাদের সঙ্গে আছি এবং আপনারা এখন দেখছেন এসবি নিউজ। আর কি বললো ইসিআই? এইটাই বললো যে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালু হবেই, শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার সাথে এটাও বললো যে ভোটারদের সুবিধার স্বার্থে, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এবং একটা শুদ্ধ নির্বাচন প্রক্রিয়া বা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার স্বার্থে এসআইআর অত্যন্ত প্রয়োজন। এর মাধ্যমে আপনি কি করতে পারবেন? আপনার নাম পরিবর্তন করতে পারবেন, আপনার অ্যাড্রেস পরিবর্তন করতে পারবেন, আপনার ফটো যদি সঠিকভাবে ক্লিক হয়ে না থাকে সেই ফটোকেও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। তিনারা এটাও বললেন যে স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশে 10 বার এসআইআর হয়েছে, কিন্তু বিগত 20 বছরে সঠিকভাবে এসআইআর এই দেশে চালু হয়নি, যার জন্যে এত ভুয়ো ভোটার, এত অনুপ্রবেশকারী, এত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রমরম। আপনাদের কি মতামত বন্ধুরা? এর আগের ভিডিওতে আমরা বলেইছিলাম যে ইসিআই খুব তাড়াতাড়ি এই পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালু করবে এবং যত রকমের প্রশ্ন আজ তাদের দিকে উঠছে, এই যে কিছুদিন আগে বললাম যে আধার কার্ডকে প্রমাণিক তথ্য হিসাবে যে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, এতে কিন্তু ইসিআই চুপ করে থাকবে না, তার স্পষ্টীকরণ অবশ্যই দিবে এবং আমাদের তথ্যই মিলে গেল, আমাদের অনুমানই মিলে গেল। এ ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত আপনার কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আজকের ভিডিওটা এমনিতেই লম্বা হয়ে গেছে, তাই আর বাড়ালাম না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর যদি আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব, একটা লাইক করবেন, আমরা এটা খুব খুশি হব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।